सो गाइस वेलकम बैक। आज हम लोग यूनिट 4 करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। यूनिट 4 डील करता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 37। इसमें क्या बोलता है? द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provision of Contract Act or any other law। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है दोनों, उन लोग को अपना अपना हिस्सा परफॉर्म करना चाहिए, एटलीस्ट ऑफर करना चाहिए कि हाँ हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, याद रहे परफॉर्मेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑफर टू परफॉर्मेंस। ऑफर टू परफॉर्मेंस का दूसरा नाम क्या है? टेंडर टू परफॉर्म। अच्छा, मतलब मानो हम ऑफर किए कि आओ तुम लोग को पढ़ाते हैं और तुम लोग नहीं आए, तो वो मेरा गलती नहीं है, हमको तो मेरा फीस मिलेगा ही। तो इसका मतलब क्या है? हम ऑफर किए पढ़ाने का और तुम नहीं आए, तो वो फिर भी परफॉर्मेंस कहलाएगा फ्रॉम माई साइड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। Promises bind the representative of the promisor in case of death of such promisor before performance unless a contrary intention appears from the contract। अगर ए को बोले कि ए तुम मेरे को, मानो ए का खेत है, तुम मेरे को 10 kg गेहूं देगा। ए को पैसा दे दिए और ए इस दुनिया में अब नहीं है, तो ए का बेटा वो गेहूं मेरे को देगा। अगर हम ए को बोलें, ए है एक पेंटर, कि तुम मेरा पेंटिंग करके मेरे को देगा, ए इस दुनिया में नहीं है, क्या उसका बेटा वही लेवल का पेंटिंग कर सकता है? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि उस पेंटिंग में आर्ट, स्किल, टैलेंट इन्वॉल्व है, और स्किल और टैलेंट तो इनहेरिटेंस नहीं होता है, वो तो विरासत में नहीं मिलता है। कोई ऑब्जेक्ट होता, कोई प्रोडक्ट होता तो हम लोग बोल भी सकते थे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा चीज़ हो जो ए के मरने के बाद भी वो पूरा हो सकता है, तो उसका जो लीगल एयर है, जो उसका बच्चा है, वो उसको पूरा करेगा। लेकिन अगर कोई स्किल या टैलेंट का काम है तो उसमें उसका बेटा या बेटी कुछ नहीं कर सकता है। सेक्शन 37 का यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन which subsists until discharged। Performance of the promise or promises remaining to be performed is the principal and most usual mode of discharge। ठीक है, the basic rule is that promiser must perform exactly what he has promised to do। The obligation to perform is absolute। Thus it may be noted that it is necessary for a party who wants to enforce the promise made to him to perform his promise for himself or offer to perform his promise। Basically crux यही है, या तो परफॉर्म करो और या फिर ऑफर करो परफॉर्म करने के लिए। सेक्शन 37 यही बोलता है कि अगर तुम परफॉर्म कर दिया या फिर ऑफर भी किया परफॉर्म करने के लिए, तो तुम अपना ऑब्लिगेशन से फ्री है, तुम अपना बोझ से, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री है। ठीक है, thus from above it can be drawn that performance may be actual और offer to perform। एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि मानो एक्स वाई से 5 लाख रुपया लिया और बोला कि 1 महीना बाद देंगे, एक्स ड्यू डेट पे पैसा दे दिया, ये हुआ एक्चुअल परफॉर्मेंस। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन टू डू और ईदर ऑफ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि वो अपना काम कर चुका है। अगर कर चुका है तो एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑफर टू परफॉर्म, इट मे हैपन sometime when the performance becomes due, the promisor offers to perform his obligation but the promisee refuses to accept the performance। जैसे कि पी बोला आर को कि हम तुमको कुछ गुड्स डिलीवर करते हैं, पी गुड्स को जहाँ पे बोला था डिलीवर करने के लिए वहाँ लेकर गया, आर लेने से मना कर दिया। ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, ये टेंडर टू परफॉर्म है, और ये भी पी को उसका ऑब्लिगेशन से यानी कि उसका बोझ से फ्री करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म, परफॉर्म कौन करेगा? सेक्शन 40 पहले डिस्कस करते हैं। पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट any promise contained in it should be performed by the promisor himself। Such promise must be performed by the promisor। In other case the promisor or his representative may employ a competent person to perform it। Example से समझाते हैं। ए बोला बी को कि हम तुमको कुछ पैसा देंगे, ए ये परफॉर्म
कर सकता है, या तो खुद से या फिर किसी और से भिजवा कर, ठीक है। बेसिकली एट लास्ट पेमेंट हो जाना चाहिए बी को। अगर ए मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे कर सकता है। तो बेसिकली मेन है यहाँ पे पेमेंट होना, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, ए बोला बी को कि हम पेंट करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ए ही वो काम कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कौन परफॉर्म करेगा, क्या डिस्कस होता है, अगर स्किल है, टैलेंट है, कोई ऐसा चीज़ है जो हम लोग अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि वही आदमी कर सकता है, उसका बच्चा नहीं कर सकता, वही हम अरिजीत सिंह को बोलेगा, अरिजीत सिंह आप आके गाइए मेरे ट्यूशन में। अरिजीत सिंह नहीं आया, वो बोला कि काम करते हैं, हम अपने असिस्टेंट को भेज देते, तो क्या वो गाएगा? नहीं। यहाँ पे सर गुड्स डिलीवर नहीं करना, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो सिर्फ वही कर सकता है, ठीक है। बट अगर वही बोला जाता कि अरिजीत सिंह आप मेरे को 10 गिटार भेजिए, तो अगर वो नहीं भेजा और उसके बदले कोई और भेजा तो हम लोग उसका परफॉर्मेंस मानेंगे। बट अगर अरिजीत सिंह के बदले आतिफ असलम गाएगा तो हम लोग उसका परफॉर्मेंस नहीं मानेंगे, वो हम लोग के ऊपर है फिर, ठीक है। अब आते हैं एनालिसिस ऑफ सेक्शन 40। द प्रॉमिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म्ड एज द सर्कमस्टेंस मे परमिट बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय हिज एजेंट और बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पहला, या तो प्रॉमिसर खुद से कर सकता है, इफ देयर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट टू शो दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट अ प्रॉमिस शुड बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर। दिस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ personal skill or diligence or which are founded on personal confidence between the parties must be performed by the promisor himself। इसको अंडरलाइन कर लो। एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को समझ में आ रहा है कि आर्ट है, स्किल है इन्वॉल्व, तो ये लाइन हम लोग को लिख कर आना ज़रूरी है। दूसरा, कभी कभी एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है, मानो गुड्स डिलीवर करना या फिर कुछ भी काम करना, तो अगर ऐसा चीज़ है कि एजेंट करे तब भी चलेगा, तो परमिशन है उसको करने का। और अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब करेगा, जब प्रॉमिसर खुद से इस दुनिया में नहीं रहा तब, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ए बोला बी को कि 1 लाख रुपया हम डिलीवरी पे तुमको देंगे। ए प्रॉमिस किया और बोला कि या तो ये हम डिलीवरी खुद से करवा देंगे या फिर किसी और से, ठीक है। अब अगर ए नहीं रहेगा तो कौन करेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। A contract which involves the use of personal skill or is founded on personal consideration comes to an end on the death of the promisor. As regards any contract, the legal representative of the deceased promisor are bound to perform it unless a contrary intention appears from the contract. But their liability under a contract is limited to the value of property they inherit from the deceased. अभी मानो क्या हुआ, एग्जाम्पल 1 में आते हैं। A promises to B to pay 1 lakh on delivery of certain goods. A may perform this promise either himself or causing someone else to pay the money to B. If A dies before the time appointed for payment, his representative must pay the money or employ some other person to pay the money. If B dies before the time appointed for the delivery of goods, B's representative shall be bound to deliver the goods to A and A is bound to pay 1 lakh to B's representative. समझ आया? यानी कि दोनों पार्टी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ये बोझ है। हम तुम लोग को ये ना एक डायग्राम के साथ बताते, रुको। मानो ए है, ए बोला बी को कि हम तुमको पेमेंट करेंगे मानो 100 रुपया का और तुम मेरे को गुड्स डिलीवर करेगा। अब अगर ए मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये चीज़ करेगा, अगर बी मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि छोटा बी ये चीज़ करेगा। समझ में आया? अब एक और बात का ध्यान रखो, अगर यहाँ पेमेंट कौन कर रहा है, ए पेमेंट कर रहा है। अगर ए जो विरासत छोड़ के गया है अपना बच्चा छोटा ए के लिए, वही 10 रुपया है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना तक का होगा, 10 रुपया तक का। यानी कि जितना विरासत में मिला उतना ही छोटा ए को देना, उससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। ये कहाँ लिखा है भैया, ये यहाँ लिखा है, ठीक है। As regards any contract, as regard any other contract, the legal representative of the deceased promisor are bound to perform it unless a contrary intention appear from the contract. But their liability under a contract is limited to the value of property they inherit from the deceased. मरे हुए इंसान से जितना इनहेरिट हो रहा है उसको, जितना उसके ऊपर पास हो रहा है, जितना उसको मिल रहा है, उतना तक ही उसका लाइबिलिटी है, उससे ज़्यादा का नहीं है। अब आते थर्ड पर्सन्स में,
क्या कोई थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है? ये सेक्शन 41 में बोला गया कि इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर. ठीक है, दैट इज परफॉर्मेंस बाय अ स्ट्रेंजर इफ एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी results in discharging the promisor although the latter has neither authorized nor ratified the act of the third party. इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं. A received certain goods from B, promising to pay rupees 1 lakh. Later on, A expressed his inability to make payment. C, who is known to A, pays 60,000 to B on behalf of A. However, A was not aware of the payment. Now B is intending to sue A for the amount of 1 लाख रुपीज. यहाँ पे क्या हुआ देखो, ए है, बी है. ठीक है, ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, इसको उससे मत रिलेट करना, इसको पहले मेरा तुम सुनो. ए बी को पेमेंट करने वाला था मानो 1000 रुपया, लेकिन ए बोला कि जा हम नहीं करेंगे. सी ए को जानता है, देख रहा है कि ये नहीं कर रहा है, सी बोला लाओ हम ही कर देते हैं. सी 1000 1K मतलब 1000 रुपीज़ पे कर दिया. अब बी क्या बुद्धि लगाया कि ए को तो ये बात नहीं पता है कि सी पे किया, तो हम क्या करते हैं, हम ए पे केस कर देते हैं. क्या यहाँ पे ये वैलिड है? ये वैलिड नहीं है. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. ओके, एज पर सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterward enforce it against the promiser. That is, performance by a stranger accepted by the promisee produces the result of discharging the promiser, although the latter has neither authorized nor ratified the act of third party. Therefore, in the present instance, B can sue only the balance amount of rupees 4,000 and not for the whole amount. ध्यान दो, यहाँ पे प्रोमिसर है, प्रोमिसी है, बोल रहा है कि अगर ये थर्ड स्ट्रेंजर से प्रोमिसी एक्सेप्ट कर लिया है कुछ भी, तो ये इस पे केस नहीं कर सकता. कितना तक का कर सकता है? जितना बाकी है. फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को अगर हम लोग देखें, ए है, ठीक है, और बी है. ओके, ए है प्रोमिसर, बी है प्रोमिसी, और एक छोटा सा सी है. अब ए को पेमेंट करना था 1000, ए बोला हम नहीं देंगे, सी 1000 में से 600 रुपया दे दिया, तो ये इस पे कितना का केस कर सकता है? 400 का, ना कि 1000 का. ये 600 का तो पेमेंट हो चुका है, तो अब इसका तो ये केस ही नहीं कर सकता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सेक्शन 42 बोलता है जॉइंट प्रोमिसर्स के बारे में. जब भी 2 or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons must jointly fulfill the promise. If any of them dies, his legal representative must jointly with the surviving promisor fulfill the promise. If all of them die, the legal representative of all of them must fulfill the promise jointly. देखो, जॉइंट प्रोमिसर जो है ना, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग को आगे भी पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है देखो, मानो ए है, बी है और सी है. ये लोग बोला कि हम डी को मानो कोई गुड्स बेचेंगे. तीनों एक एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, और मानो तीनों का एक्सीडेंट हुआ, तीनों अब इस दुनिया में नहीं है. ये लोग तीनों का छोटा छोटा बच्चा होगा, ठीक है. तो अब ये लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लोग वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, यानी कि डी को जो परफॉर्मेंस करके देना था करके दें. ठीक है, ये बोलता है जॉइंट प्रॉमिस. इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट. डिस्टिंक्शन बिटवीन टू लीगल कॉन्सेप्ट्स विच आर succession and assignment may be noted carefully. When the benefit of a contract are
succeeded to by process of law, then both burden and benefit attaching to the contract may sometime devolve on the legal heir. Suppose a son succeeds to the estate of his father after his death. He will be liable to pay the debts and liabilities of his father owed during his lifetime. But if the debts owed by his father exceed the value of the estate inherited by the son, then he would not be called upon to pay the excess. In other words, the liability of the son will be limited to the extent of the property inherited by him. सिंपल मैनर में बोले तो जितना इनहेरिट किया है, जितना उसका बेटा को उसके पिता से मिला है, उतना ही पेमेंट करना. मानो लाख रुपया मिला और उसमें से 60,000 का पेमेंट करना था, तो 60,000 का पेमेंट करेगा. लाख रुपया मिला, पेमेंट लाइबिलिटी 1.5 लाख का था, तो खाली लाख रुपये का पेमेंट करेगा. असाइनमेंट में क्या होता है, द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइंड बट नॉट द लाइबिलिटीज देयर अंडर. दिस इज बिकॉज व्हेन लाइबिलिटी इज असाइंड अ थर्ड पार्टी गेट्स इन्वॉल्व देयर इन. Thus, a debtor cannot relieve himself of his liability to creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. On the other hand, if a creditor assigns the benefit of a promise, he thereby entitles the assignee to release the debt from the debtor. But where the benefit is coupled with a liability or when a personal consideration has entered into the making of the contract, then the benefit cannot be assigned. हम लोग सक्सेशन और असाइनमेंट को एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं सक्सेशन के बारे में. इसमें वही बात बोला जो हम अभी एग्जाम्पल बताए थे. ए इस दुनिया में अब नहीं रहा. ठीक है, उसके पास एसेट था 10 करोड़ और उसका लाइबिलिटी था 11 करोड़. छोटा ए को क्या क्या मिलेगा? छोटा ए को मिलेगा एसेट 10 करोड़ और लाइबिलिटी उसके लिए कितना होगा? 11 करोड़ नहीं, सिर्फ 10 करोड़. ठीक है, यानी कि जितना एसेट मैक्सिमम उतना ही लाइबिलिटी हमको मिल सकता है. मानो इसका पर्सनल 1000 करोड़ का भी एसेट हो, बट इसको लाइबिलिटी कितना चुकाना है? 10 करोड़. आई होप सक्सेशन क्लियर है. असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट होता है कोई भी राइट ट्रांसफ़र करना. मानो एक क्रेडिटर है. ठीक है, एक क्रेडिटर है, उसको मिलने वाला था 1 लाख रुपया. वो क्रेडिटर था ए. अब वो बोला कि मेरे को मत देना ये 1 लाख रुपया, बी को दे देना. तो यहाँ पे क्या हो गया? असाइनमेंट ऑफ द राइट हो गया बी को. असाइनमेंट ऑफ द राइट हो गया बी को ऑफ ₹1 लाख. आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर टू यू. आगे बढ़ते हैं. इफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट, वेयर a promisor made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted, then the promisor is not responsible for non-performance, nor does he thereby lose his rights under the contract. बोल रहा है एक प्रॉमिसर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया, ऑफर किया परफॉर्म करने के लिए, लेकिन प्रॉमिसी मना कर दिया, प्रॉमिसी नहीं लेने खोज रहा है, तो यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस नहीं बोला जाएगा. ये माना जाएगा कि ये अपना परफॉर्मेंस कर दिया, अपना ऑब्लिगेशन से दूर है. ठीक है, अब हम लोग कुछ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले जो ऑफ़र का परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस अनकंडीशनल होना चाहिए. दूसरा, एक प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में होना चाहिए कि जिसको हम किए उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आराम से देखे, सोचे, समझे और फिर डिसीजन लें. ठीक है. और तीसरा, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द promisee, then the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promisor is bound by his promise to deliver. अगर promisee को कुछ डिलीवर करने का वो ऑफर है तो promisee के पास मौका होना चाहिए उसको चेक करने का. तो हम लोग के पास 3 कंडीशन आया. क्या क्या? पहला, अनकंडीशनल होना चाहिए. दूसरा, प्रॉपर प्लेस पे और प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए. ये नहीं कि रात के 12 बजे आपके घर से 10 किलोमीटर दूर हम ऑफ़र परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं. ठीक है. और
तीसरा, जो भी ऑफर मानो अगर इन्वॉल्व करता है कि कोई गुड्स डिलीवर हो रहा है तो उसको चेक करने का मेरे को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशंस है। एक और लाइन है यहाँ पे, एक जॉइंट प्रोमिसी को अगर कोई ऑफर हो रहा है तो उसका मतलब है कि तुम सारे जॉइंट प्रोमिसी को वो ऑफर किए हो। ठीक है, एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसी हैज द सेम लीगल इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस। ठीक है, व्हेन सेक्शन 39 बोलता है कि व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज refused to perform or disabled himself from performing his promise, it is in its entirety the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. देखो example, A singer enters into a contract with B, the manager of a theatre, to sing at his theatre for 2 nights in every week during next 2 months, and B engages to pay her 1 lakh for each night's performance. On the 6th night, A awfully absents herself from the theatre. B is at liberty to put an end to the contract. अगर एक भी पार्टी रेफ्यूज कर रहा है या फिर उसका एक्शन से पता चल रहा है कि वो रेफ्यूज कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, तो दूसरे पार्टी के पास पूरा हक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड पे ला दे। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगर है ए, वो बोली कि आने वाले 2 महीना तक हर हफ्ता हम आपके हॉल में गाएंगे और आप मेरे को 1 लाख रुपया दीजिएगा। 6ठे हफ्ता पर वो नहीं आई। ठीक है, और वो बताई भी नहीं क्यों नहीं आई है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो थिएटर का मालिक है उसके पास हक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड पे ला दे और उस दिन तक का पेमेंट कर दे। ठीक है, आगे आते हैं। ये एनालिसिस बोल रहा है कि फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 39 इट इज क्लियर दैट इन केस अंडर कंसिडरेशन द फॉलोइंग टू राइट अक्रू टू द अग्रीव्ड पार्टी, नेमली पहला टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। दूसरा टू इंडिकेट बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन इट्स कंटिन्यूएंस, या तो मुंह से बोलो या फिर कुछ ऐसा हरकत करो कि लगे पता चले कि हाँ तुम अभी इंटरेस्टेड हो इसको कंटिन्यू करने में। In case the promisee decides to continue the contract, he would not be entitled to put an end to the contract on this ground subsequently. In either case, the promisee would be able to claim damages that he suffers as a result of the breach. बोल रहा है कि मानो जैसे मैनेजर बोला कि ठीक है आप 6ठा हफ्ता नहीं गाए, 7वां 8वां से गाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में वो 8वां हफ्ता में जब आई, मैनेजर देखा कि यार अब तो उतना भीड़ हो नहीं रहा है, तो बोला कि नहीं आप उस दिन नहीं थे ना, अब जाइए। ऐसे वो नहीं कर सकता है। अगर उसको हाँ बोलना है, मतलब अगर उसको प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना था तो उसके पास 6ठा हफ्ता में ही मौका था, उसके बेसिस पे वो आगे नहीं तोड़ सकता अगर वो कंटिन्यू किया तो। ठीक है, आई होप यहाँ तक दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत है तो तुम लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू।